25 जुलाई को हेकड़ी हटाओ दिवस मनाया जाना चाहिए अब हमारे देश में। देखिए, निकम्मी जो सरकारें हैं हमने बहुत देखी हैं, बहुत सारे पार्टी से, हर कोई पार्टी से हमने निकम्मापन तो देखा है, लेकिन निकम्मापन प्लस हेकड़ी का जो हमने एग्जाम्पल देखा है पिछले कुछ सालों में, वो अनपैरेलल्ड है। वो देश के इतिहास में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां मंत्रीगण बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, घंटा हम तुम्हारी बात सुनेंगे, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा चाहे जितना भी गलत काम किया हो। मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह और बीजेपी की इसी हेकड़ी को 25 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी और देश की युवाओं ने तोड़ डाला। धर्मेंद्र प्रधान फेविकॉल लगाए अपनी कुर्सी पर जो चिपके बैठे थे, फाइनली उनको हटना पड़ा, सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया यंग इंडिया ने। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब दुनिया के किसी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में अगर ये कोई एपिसोड देख रहा हो और ये कॉकरोच जनता पार्टी का आज जो जश्न बन रहा है जंतर मंतर में और पूरे देश में, तो वो सोचेंगे कि लोग शायद पागल हो गए हैं इस देश में। एक छुट्टू पुट्टू मंत्री का इस्तीफा क्या हो गया, सरकार तो हिली नहीं है, एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, ये लोग इतना क्यों उछल रहे हैं। और यही है विडंबना, यही है स्थिति हमारे देश की डेमोक्रेसी की कि 12 सालों में सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि हम किसी से इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हम मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। लेकिन पब्लिक प्रेशर के अंडर 12 सालों में एक बार भी यूनियन मिनिस्टर नहीं बदला गया है। हां, एक जूनियर मिनिस्टर बदले गए थे जरूर, एमजे अकबर मीटू मूवमेंट में। अब वो तो मुगल ही जाने और अकबर ही जाने कि एमजे अकबर को हटाया गया था। लेकिन ये जो हुआ है अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। सरकार ने पहले मना किया था कि ऐसा कोई रेजिग्नेशन होगा नहीं, लेकिन उसके बाद हटना ही पड़ा सरकार को, अपनी हट से, अपनी हेकड़ी से नीचे उतरना पड़ा। जंतर मंतर में अभी खूब सारा सेलिब्रेशन चल रहा है, देश भर में एक उत्साह है कि हमारे देश में कम से कम डेमोक्रेसी के कुछ अवशेष बाकी हैं। इतने बच्चों को मरना पड़ा, इतने बच्चों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, इतना बड़ा अनशन करना पड़ा, उसके बाद जाकर यह एक बड़ी उपलब्धि हुई है। धर्मेंद्र प्रधान स्टेप डाउन कर रहे हैं, कम से कम अपना यह वाला पद छोड़ रहे हैं, उनको और कुछ पद जरूर मिलने वाला होगा। लेकिन यह हुआ कैसे? क्योंकि 24 घंटे पहले तक तो सरकार कह रही थी हम बात कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन जो हमने जमीन पर देखा वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन था। पुलिस का जो सर्वेलेंस था वो बद से बदतर हो रहा था, और यहां तक कि पेटिनेस की जो लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो फूड बीच से छीन लिया जा रहा है पुलिस पर्सनल द्वारा। रेस्टोरेंट में जाकर पता लगाया जा रहा है कि किसने खाना ऑर्डर किया है, जंतर मंतर तक। सोचिए, पूरी दुनिया ये देख रही है हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। लेकिन फिर ऐसे पिछले घंटों में ऐसा क्या हुआ जिससे मोदी सरकार को लगा कि भैया अब अगर हम ना पलटी खाए तो फिर हमारी ही बारी आ जाएगी। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ घंटों में दैट मोदी गवर्नमेंट थॉट कि भैया सैक्रिफाइस दे ही देते हैं धर्मेंद्र प्रधान की, नहीं तो अपने पर बात आ जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में एक्चुअली क्या लिखा है, अपनी गलती मानी है या नहीं मानी है, यह भी देखने वाली बात है। और क्या कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी बैक डाउन कर रही है या दूसरे मांगे अभी भी उनकी कायम है? ये सारी चीजें के बारे में आज बात करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन क्रेडिट ऑल्सो ड्यू सोनम वांगचुक जी का जो अनशन रहा वो तो बिल्कुल सही है। क्रेडिट ऑल्सो टू कॉकरोच जनता पार्टी एंड देयर लीडरशिप। लेकिन हमें दिल्ली पुलिस को भूलना नहीं चाहिए, हमें दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वायलेंस से, उन्हीं के पेलेट गन फायर करने के ऑर्डर के वजह से एक नेशनल ओपिनियन जो था वो बदल जाता है। लोग उत्तेजित हो जाते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और उधर जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी को भी हमें कोटि कोटि नमन करना चाहिए। अगर वो कॉकरोच वाला स्टेटमेंट ना देते तो कॉकरोच जनता पार्टी का ना निर्माण होता, और उसके बाद फिर से स्टेटमेंट ना देते कि मेरे पास समय नहीं है ये सब वायलेंस के वीडियो देखने के लिए, पुलिस की बर्बरता वीडियो देखने के लिए, जिसके बाद और भी इंपिटस मिला। लोगों को लगा कि कोर्ट से शायद कुछ नहीं सोल्यूशन होगा, रास्ते पर उतरना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया पर कुछ क्रांति लानी ही पड़ेगी। सत्ता की गलियारों में खूब राजनीति चली होगी, खूब डिस्कशन चला होगा पिछले कुछ घंटों में, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिखा गया है। अब देखिए, जेन जी की बात कर रहे हैं मोदी जी। आजकल कैमरा एकदम मुंह से पास लाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जेन जी के साथ। तो अगर जेन जी के लिए इस्तीफा लिखना होता तो धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ इतनी बात लिखनी होती, ब्रो आई फक्ड अप सिया,
बस इतना लिखने से ही काम बन जाता, जेंजी खुश हो जाती। लेकिन ये तो ठहरे रजे हुए खिलाड़ी, तो लंबा चौड़ा इन्होंने एक इस्तीफा पत्र लिखा है और काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि इसमें क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है, क्योंकि अपने आप को सफाई देने की भी, अपने आप को क्लीन चिट देने की भी कोशिश की गई है वाइल आप रिजाइन कर रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं मैंने 4 डेकेड्स, सोचिए 4 डेकेड्स लगा दिए हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए। शायद इसीलिए इतना गुड़गोबर होकर बैठा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में कि आप जैसे लोगों ने 4 दशक लगा दिए हैं सिस्टम को, इसीलिए सिस्टम का बेड़ा गर्क हो चुका है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान अगर यह भी कहते कि मैं फाइनेंस में काफी रझा हूं, फंड रेजिंग मैंने बहुत सारा किया है पार्टी के लिए, तो वो बेहतर होता। लेकिन वो कहते हैं, उनका मानना है कि नीट यूजी जो इर्रेगुलरिटी हुई थी, एग्जामिनेशन में जो खामियां पाई गई थी, ये जो स्कैम माफिया, एग्जाम माफिया था, वो 3 मई को ये सारी चीजें सामने आती हैं और वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद रीनीट होता है। इसको ये अपनी अचीवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में बात नहीं किया कि 70 से ज्यादा लीक तो 7 सालों के अंदर और 150 लीक हो चुके हैं करीबन पिछले 1 दशक के आसपास। वो जो पैटर्न है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? धर्मेंद्र जी बहुत इमोशनल होकर लिखते हैं, पिछले 10 दिनों में जो हुआ उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैटर ऑफ पर्सनल प्रेस्टीज। अरे इंडियाज यूथ पावर, वो कह रहे हैं कि वो रियल स्ट्रेंथ है। तो रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया को दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से कूट कूट कर मारा और सर पर मारा, उसके बारे में दुख इन्होंने अपने पत्र में नहीं जताया है। फिर बहुत ही जरूरी बात वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है अपने रेजिग्नेशन में। हां, मॉरल तो है भी नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन वो कहते हैं वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं जिससे एंटी नेशनल फोर्सेस इस सिचुएशन का फायदा ना उठा पाए, इंडिया की यूनिटी को मेंटेन रखा जाए, जिससे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस ना जाए, माने एफआईआर वगैरह में फंस ना जाए, जिससे बच्चे अपने स्टडीज और करियर पर फोकस कर पाए। इसीलिए उन्होंने बलिदान दिया है, इस्तीफा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिग्नेशन लेटर में कहीं यह नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स सही थे, वो गलत थे। यह नहीं लिखा गया है कि पेपर लीक उनके निगरानी, उनके मिनिस्टरशिप के दौरान हुई है तो भैया रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर बैठती है। यह नहीं बोलते हैं कि 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस ब्रूटैलिटी हुई थी वो गलत है और इसी के लिए मैं शायद इस्तीफा दे रहा हूं। वो ये नहीं कहते हैं दैट वो फेल कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाए, स्टूडेंट्स का भविष्य नाश करने के लिए उन्होंने काम किया है, जिसके वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने पूरा रेजिग्नेशन लेटर एक सैक्रिफाइस की तरह दिखाना की कोशिश किया है एंटी नेशनल फोर्सेस से बचाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये सच्ची में एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, सच्ची में अगर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फोर्सेस हैं, तो साथ ही में अमित शाह को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए। आप सोचिए कि इतनी बड़ी फंडिंग, इतना बड़ा इंफ्लुएंस आर्किटेक्चर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और वो सारी चीजें फॉरेन फंडेड है, फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर होम मिनिस्टर क्या कर रहा था इतने दिनों से? होम मिनिस्टर को भी रिजाइन देना चाहिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर के लिए। लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि ये युवा भारत है, शक्ति है हम में अंदर, हमें किसी सोरोस की जरूरत नहीं है, हम फ्री में ही इतना सारा सवाल जनता पूछ रही है। आप सोचो, इतनी गर्मी, इतनी उमस बारिश के अंदर लोग इतने क्वांटिटी में, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे शहरों में हो, वो बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल रहा है। शायद अब मोदी सरकार इस बात को धीरे धीरे समझ रही है। चलिए अब हम आते हैं कोर मुद्दे पर कि मोदी सरकार झुकी कैसे, क्योंकि झुकना तो उनकी फितरत में नहीं है। झुक के बात करना, आदर सत्कार करना, युवाओं की बात सुनना, जिस तरीके से जेएनयू, जामिया और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकार अपनी ऐड दिखाती रहती है, उससे तो लग नहीं रहा था कि यह होने वाला है। यह हुआ है इसलिए क्योंकि सरकार के पास कुछ सेट ब्लूप्रिंट है। 12 सालों से फुल प्रूफ चलता आया है कि जो भी सवाल उठाए उसको डिस्क्रेडिट कर दो, जो भी सवाल उठाए उसका बैकग्राउंड उछाल दो, जिससे एक इनविंसिबिलिटी बन चुकी थी। हमें कोई नहीं हिला सकता है, हम कुछ ना कुछ करके लोगों को भटका देंगे, या तो हिंदू मुस्लिम या तो सोरोस चाइना, कुछ ना कुछ हम लगा देंगे। तो इस बार क्या फेल कर गया? ट्रिक नंबर 1 जो फेल कर जाता है कि भैया इग्नोर कर दो। हमारे देश में पहली बार किसी ने अनशन नहीं किया है, पहले भी लोगों ने अनशन किया है, लोग मर भी चुके हैं। जीडी अग्रवाल का अगर आपको केस याद है तो लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, सरकार ने बात सुनी नहीं है। वांचुक के केस में इनिशियली यही किया था, टोटल साइलेंस। अरे एक मंत्री नहीं गया, एक डायलॉग नहीं हुआ, एक शब्द नहीं बोला गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल करना है तुम्हें कर लो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिन बाद तुम मर जाओगे या प्रोटेस्ट मर जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ता रहा। फिर उन्होंने कोशिश किया, ट्रिक नंबर 2, भैया प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर दो, और इसके लिए जितना
असला लगाया गया है, पैसा लगाया गया है, और पिछले एक हफ्ते में लगाया गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं, हमें साफ साफ दिखने लगा है कि कैसे बोला गया है कि पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस भी यही बात कहने लगी है। गोदी मीडिया रिपब्लिक जैसे अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही इसमें शामिल है। वैसे तो हमारे पास नौकरी इतनी इतनी है, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, ये तो CIA करवा रहा है। और इसी में आता है सबसे बड़ा लेसन मेरे ख्याल से, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया, वांगचुक जी ने जो किया, लेकिन अगर लोग अपने मोबाइल फोन में बैठ के ये बातें मान लेते, मुंडी हिला देते, तो ये पूरा मूवमेंट फेल हो जाता। लेकिन उल्टा लोगों ने कूट कूट कर इन गोदी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और गोदी मीडिया यूट्यूबर्स और एंकर्स को इतनी बुरी तरीके से बजाया कि सरकार नैरेटिव को अपने हाथ में नहीं कर पाई। तो फिर फेल होता है ट्रिक नंबर 3 कि भैया चलो बल प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटवा दिया 18 जुलाई को। सोचा कि सोनम वांगचुक जैसे ही हट जाएंगे, जनता भी जहां है वो अपने आप छटने लगेगी। हुआ उल्टा, 10-12 हजार लोग और पहुंच गए अगले 2 दिनों में। तो सरकार को यह भी समझ में आ रहा है, अच्छा माइट इज नॉट ऑलवेज राइट। अभी तक तो भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, और आप जानते हो गाय और भैंस तो किसके पास है। उसके बाद आती है ट्रिक नंबर 4 कि अच्छा चलो सोनम वांगचुक को हम हटा नहीं पाए, अब हम पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। और 20 जुलाई को जो हमने देखा संसद चलो मार्च में, वो शायद हमारे डेमोक्रेटिक नेशन और दिल्ली के इतिहास में तो एक ब्लैक डे है। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, बेटन्स का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, दिल्ली के इतिहास में पहली बार पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से अब 3 कंफर्म्ड लोग, और उसमें से एक की तो एक आंख भी चली गई है, दिखाती है कि सरकार किस हद तक जा सकती थी इस पूरे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। लेकिन फिर हुआ उल्टा, लोग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गए कि सरकार इस तरीके से बच्चों के ऊपर बर्बरता कैसे कर सकती है। जो चीज कश्मीर में किया, मणिपुर में किया, लेकिन अब लोग जगने लगे कि ये तो दिल्ली को भी आपने कश्मीर बना दिया। तो यहां कोटि कोटि नमन दिल्ली पुलिस का, रैपिड एक्शन फोर्स का, जिन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके लोगों को, जो जनता है जो सोई हुई थी, उन्हें जगाया, उनको बताया कि उनके बच्चों के साथ भी अब क्या होने वाला है। उसके बाद आता है ट्रिक नंबर 5 जो भी फेल कर जाता है। जब सारी चीजें फेल कर गई, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, फॉर्मूला, डिस्क्रेडिट वगैरह, तब सरकार ने दिखाने की कोशिश की हम तो बात कर रहे हैं, और फिर अश्योरेंस देने की कोशिश की। जिस तरीके से जुमला, मिडनाइट वीडियो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के वायदे, आपने देखा ही होगा। फ्रेंड्स, एडिटर प्लीज यार डराओ मत यार, वो वाला फ्रेम अब उन्होंने खुद भी करेक्शन कर दिया उस फ्रेम में। लेकिन कोशिश ये थी कि मैं जेन जी से कनेक्टेड हूं। अरे 300 मिलियन व्यूज मिले हैं, आप बताइए मोदी जी यहां भी व्यूज ढूंढ रहे थे जब देश जल रहा था। कांग्रेस जनता पार्टी और देश का भी रिस्पांस वही था कि यार ये सब रीलबाजी करना बंद करो, स्टूडेंट्स यहां गुस्सा हैं। फिर सरकार ने बोला नहीं हम 47 NTA के ऑफिशियल्स को सैक कर दिए हैं। लेकिन अंजलि भारद्वाज जो एक्टिविस्ट है, RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया कि NTA में तो सिर्फ 24 परमानेंट इंप्लॉइज हैं। अबे तो सैक किसको किया? अच्छा वो कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स लोग हैं, टेक्निकली आप उन्हें सैक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो लेकिन सरकार दिखाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं उन्होंने बच्चों की बात सुन ली है, इसलिए एजुकेशन सेक्रेटरी को भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। विनीत जोशी को बाहर निकाल दिया। इसको भी बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया गया कि मोदी स्टेप्स इन। अखबारों में हेडलाइन है मोदी स्टेप्स इन। मैंने स्टेप्स इन क्या, मैंने 2 महीने से कहां थे? अच्छा वो विदेश में थे, अब आए हैं तो स्टेप इन किए हैं। और स्टेप इन करके लाए किसको? नरेश पाल गंगवार को। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कैसे 1 करोड़ से ज्यादा पैसा इनकी फैमिली ने लेकर रखा है हॉर्टिकल्चर सब्सिडीज। मैंने खेती बाड़ी करती है आजकल IAS ऑफिसर की फैमिली। तो बेसिकली सारी ट्रिक्स ट्राई करने के बाद भी जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए, सोनम वांगचुक को भी कॉकरोच जनता पार्टी से दूर करने की भी कोशिश हुई, जेन जी से बात करने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं इसके बाद मोदी को पिछले कुछ घंटों में राइटिंग ऑन द वॉल दिखने लगा कि भाई दिक्कत अब बढ़ने वाली है। और इसीलिए एक पॉलिटिकल फैसला लिया गया है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कि भैया हम बच जाएं जंतर मंतर में, नहीं तो हमारे ऊपर अब सवाल आने वाला है। जंतर मंतर में हमने देखा कि किस तरीके से जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, अनएम्प्लॉयड यूथ, फ्रस्ट्रेटेड यूथ, उससे बात समझ में आ गई थी कि सरकार को यह इतनी आसानी से मेट्रो स्टेशन बंद करने से और खाना चोरी करने से नहीं रुकने वाला है।
उधर राहुल गांधी के भी तेवर काफी ज्यादा बैलिस्टिक हो चुके थे। हर दूसरे दिन सरकार पर वो निशाना साध रहे थे। यहां मॉनसून सत्र चल रहा था तो सरकार के लिए काम करना तो इंपॉसिबल बन चुका था। ऑपोजिशन यूनिटी बन रही थी और सरकार के लिए इससे ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। हमने आपको एपिसोड करके भी दिखाया था कि हमने मोदी जी को थैंक यू बोला था कि हमारे देश को धर्मेंद्र प्रधान की वजह से यूनिटी मिला है। पहली बार हिंदू मुस्लिम सालों में रोककर हमने सिर्फ एक मुद्दे पर बात किया कि भैया इसको निकालो, इसका इस्तीफा दो। इंटरनेशनल प्रेस पे अगर आप देखो, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही थी कि देश के राजधानी में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहे थे और नेशनल प्रोटेस्ट आउट ऑफ हैंड निकल रहा था, इस पर कोई डिबेट नहीं है, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा रखो। बिहार में तो बाकायदा फायरिंग हो गई क्योंकि यूथ को अगर आप एक लीडरशिप नहीं दोगे तो वो तितर बितर होकर वायलेंस पर ही उतरेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह बात तो समझ में आ गई कि जो स्टैंडर्ड प्लेबुक है उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। हर चीज वो कंट्रोल कर सकती है लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट नेल इन द कॉफिन हमें यह बात से लग रहा है कि जब भारतीय किसान यूनियन ने बोला कि वो अब दिल्ली आ धमकेगी, स्टूडेंट्स का साथ देगी और जंतर मंतर से तब नहीं हटेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। याद रखिए, सरकार को सिर्फ एक चीज समझ में आता है, बल प्रदर्शन। और सरकार ने फार्मर्स के साथ पंगा लेकर देख लिया था क्या हुआ था उनका हर्ष जब 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े। सरकार को यह बात शायद समझ में आ गई कि फार्मर प्लस जेन जी एक साथ अगर आप पंगा लोगे तो फिर आप ही ध्वस्त हो जाओगे। याद रखिए, फॉर्मर सर्विसमैन ने भी बोला था कि वो भी स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे, वो भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो मोदी ने पावर को समझा। ये मत, यस बिल्कुल सही बात है, कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक ने जो अनशन किया जिसके वजह से एक यूथ मूवमेंट पुल हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो पावर इक्वेशन बदला जिसके वजह से अब मोदी सरकार पीछे हट गई। जेन जी, फार्मर, फॉर्मर सर्विसमैन सबसे पंगा सरकार नहीं ले सकती है। तो इस सब का मतलब क्या है, आउटकम क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो स्केप्टिक लोग हैं वो कह रहे हैं अच्छा तो पहले अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ था अन्ना हजारे एजिटेशन में, अब सोनम वांगचुक के अनशन के बाद अभिजीत दीपके विल बी द नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टार। अल्टीमेटली तो पॉलिटिक्स ही है नतीजा। अब आई जस्ट होप दैट कॉकरोच जनता पार्टी वो गलती ना करे जो आम आदमी पार्टी ने किया है। खुशी की बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद कह रहे हैं, आज के डेट में कह रहे हैं कि मुझे हीरो मत बनाओ। हीरो बनाने में ही तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। इस बात को देशभक्त पर भी हम बार बार बोलते आए हैं कि यह प्रोटेस्ट अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक की वजह से भी नहीं, एक बहुत बड़ा रीजन है कि देश में यह आक्रोश है जिसे सरकार छुपाते आई थी, वो आक्रोश अब आकर फटा है। और जब सच छुपाते हो तो फिर अल्टीमेटली ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन ही होता है। और इसीलिए पहली बार सरकार को एक यूनियन मंत्री हटाना पड़ा अंडर पब्लिक प्रेशर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि अब एक प्लेबुक है, चाहे जो भी हो, प्रोटेस्ट करना चाहे, सरकार से सवाल पूछना चाहे, उसे अब समझ में आया कि सरकार शाहीन बाग में सक्सेसफुल हो सकती है, फार्मर एजिटेशन को डिस्क्रेडिट कर सकती है, रेसलर्स की बात नहीं सुन सकती है, लेकिन अगर सस्टेन्ड कैंपेन हो, सिंगल पॉइंट कैंपेन हो तो सरकार को आप झुका सकते हो। और सिंगल पॉइंट कैंपेन यही था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात करते हैं, बाकी चीजें उसके बाद बात होगी। लेकिन आज के डेट में भी अगर आप देखो, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काटजू यही चीज बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम वही रहेगा। पता नहीं चीजें बदलेंगी या नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान करना, अमेरिका चाइना करना, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करना, ये चीजें फेल कर गई। इसका मतलब कि कल अगर ऑपोजिशन पार्टी या कल कोई और सिविल सोसाइटी ग्रुप सवाल उठाना चाहे तो सवाल किया जा सकता है। और आप सोच के देखो, मैं आज आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, आप कल्पना करके देखो अगर हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स से हम दूर हटकर अकाउंटेबल पॉलिटिक्स पर चले जाए, जहां सवाल पूछा जाए क्या किया है, डराया नहीं क्या किया है, बांटा नहीं क्या किया है, तो देश कहां चले जाएगा। जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुका हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि कैसे राजनेता और उनके कहने पर टेलीविजन ने पूरी की पूरी एक जेनरेशन हमारे देश की डिस्ट्रॉय कर दी है। हमने सालों, एक दशक से ज्यादा हिंदू मुसलमान के पॉलिटिक्स करते करते बिगाड़ दिया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं वही जेन जी आईटी सेल की धज्जियां उड़ा रही है। आईटी सेल ने इतना पैसा, इतना कोशिश किया, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, चाइना पाकिस्तान लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि अगर इसी रेट पर, इसी तरीके से ये सारे जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदू मुसलमान करने वाले, अगर इनको उनकी जगह दिखा दी जाए, इनको एक्सपोज कर दिया जाए, तो इनको वापस अपने पुराने प्रोफेशन पर जाना होगा।
25 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि इतना जोर लगाने के बाद, डर लगाने के बाद सोशल मीडिया में नैरेटिव चेंज नहीं हो पाया। 25 जुलाई इतना बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बुरी तरीके से फेल हो गई फिर से हमें बांटने में। यह दिन इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो यूथ की सुनी नहीं, उसके बिना भी यह पूरा मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि अगर ऑपोजिशन एक होकर काम करे, एकजुट होकर काम करे, इनोवेटिव तरीके से काम करे, एग्रेसिव तौर पर काम करे, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर बैठ गए थे, तो चीजें बदलेंगी, चीजों को बदलना होगा। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ना, ये पावर ग्रैब वाला प्रोटेस्ट नहीं था, ये बेसिक चीजें डिमांड करने वाला प्रोटेस्ट था। आप सोचिए हमारे देश की हालत इतनी हो गई है कि एक मंत्री के रेजिग्नेशन के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना होता है। और ये दिखाता है बहुत लोगों की सच्चाई, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स की सच्चाई, दिल्ली पुलिस की सच्चाई, कोर्ट की सच्चाई, और ये सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है कि बेटा अभी बाकी है, अभी दिल्ली पुलिस ने जितनी बुरी तरीके से बच्चों को कूटा है वो बाकी है। प्रधान गया है, लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बस शुरुआत है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि कॉम्पनसेशन ऑफ द विक्टिम्स फैमिलीज वो अभी भी बाकी है। 15 एफआईआर जो रजिस्टर किया है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसको वापस लेना अभी भी बाकी है। अकाउंटेबिलिटी पुलिस की, वो जो 20 तारीख को कुटाई किया था गुंडों के साथ या 9 गुंडों के साथ, वो कौन लोग थे, और ये जो पुलिस वाला था जिसने एक वुमेन प्रोटेस्टर को झापड़ मारा, ये पेलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, तो बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं। अमोल पालेकर ने एक ओपन लेटर लिखा प्रोटेस्टर्स को और कहा कि व्हेन क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद बेटन्स इंस्टेड ऑफ रीजन, इट इज नॉट द स्टूडेंट्स हु स्टैंड डिमिनिश्ड, इट इज द स्टेट। आज मोदी सरकार, ये जो स्टेट चला रही है ना, अथॉरिटेरियन स्टेट, वो डिमिनिश हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, और जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग टॉल। इसलिए देशभक्त सलाम करता है उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने पीसफुली इस विक्ट्री को अचीव किया है। और ये विक्ट्री उन लोगों ने भी उतना ही अचीव किया है जो अपने मोबाइल फोन में, कॉन्वर्सेशंस में, ये नैरेटिव को फेल उन्होंने होने नहीं दिया, सरकार के झूठ को सक्सेसफुल उन्होंने होने नहीं दिया।